Hello everyone, this is Pratibha Nagpal and today we are going to start our chapter of Geography of 9th class, that is population. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे कि population क्या होती है, census क्या है, ऐसे क्या क्या reasons हैं जिसकी वजह से population increase हो रही है, population change होती है. So let's start. So first of all we need to understand what is population. So population क्या है, एक number of people, यानी कि कुछ जो लोग हैं वो एक एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वो आपका सिटी भी हो सकता है या फिर आपकी कंट्री भी हो सकती है, उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं अर्थ के रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज जैसे कि एयर, वाटर और लैंड. इसलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, कितने लोग हैं और वो क्यों इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज क्यों कर रही है. सो इन सभी पॉइंट्स को जानने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेंसस कराती है हर 10 सालों में. अब सेंसस क्या होते हैं ये जान लेते हैं. तो सेंसस क्या एक ऑफिशियल काउंट है जिसमें कि ये पता लगता है कि कितने लोग हैं हमारी कंट्री में, और साथ के साथ एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सर्वे है लोगों से इंफॉर्मेशन लेने का, ठीक है. वो इंफॉर्मेशन क्या है कि उनकी एज क्या है, उनकी जॉब क्या है, इस तरह से काफी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है ये लेते हैं. जो फर्स्ट सेंसस हुआ था हमारी कंट्री में वो 1872 में हुआ था, लेकिन अगर हम कंप्लीट सेंसस की बात करें तो वो 1881 में हुआ था. और हमें पता ही है कि जो सेंसस है यानी कि जो सर्वे होता है ये हर 10 सालों में होता है. नेक्स्ट वी हैव द थ्री मेन क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन, यानी कि इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि कैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन चेंज की क्या प्रोसेस है, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पॉपुलेशन की. सो लेट्स स्टार्ट with the population size and distribution. हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2018 में कितनी थी, 135.26 करोड़ थी, जो कि पूरे वर्ल्ड की 17.7% के इक्वल थी, ठीक है. यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में, यानी कि हर जगह है, और क्या है अलग अलग है, यानी कि कहीं पे जैसे कि कंट्री है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको कहीं पे लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, कहीं पे कम देखने को मिलेंगे. इसके बहुत ज्यादा जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. वो बहुत ज्यादा फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं कि जैसे कि हिली एरिया में आप देखोगे तो वहां पे लोग कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. वहीं अगर आप देखो प्लेन एरिया में वहां पे लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्यों, वहां पे आपको फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलेंगी, प्लेन एरिया में फर्टाइल लैंड होगी, कल्टीवेशन भी इजी हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. आप नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन, यानी कि पूरे इंडिया की जो हाफ पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, बस 5 स्टेट्स में. आप बोल सकते हो इन जस्ट 5 स्टेट्स. वो कौन कौन सी हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. तो पूरे इंडिया की हाफ पॉपुलेशन इन 5 स्टेट्स में रहती है. We have the India's population and distribution by density. अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी मींस पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं. देखेंगे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या है, हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन जिस भी एरिया की निकालनी है, आप एक पर्टिकुलर स्टेट भी ले सकते हो, कोई भी एरिया ले सकते हो, कंट्री भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू. तो उसमें क्या होता है, आप जैसे कि अगर पूरे इंडिया की ले रहे हैं, पूरे कंट्री की ले रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन क्या है उस कंट्री की उसको लेंगे, साथ ही साथ उसको डिवाइड कर देंगे जितना भी टोटल लैंड एरिया है, ठीक है. इसमें हमारा जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो सॉरी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो दिल्ली का दिया हुआ है आपका. तो उसमें क्या 1.9 करोड़ तो यहाँ की पॉपुलेशन और 1484 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया, ठीक है. अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो 382% जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे, यानी कि डेंसिटी पॉपुलेशन इसमें ये दी हुई है. ओके, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था. जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपकी स्टेट टू स्टेट वेराई करती है, यानी कि डिफरेंट होती है. उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज होगी वहां लोग ज्यादा रहेंगे, ठीक है. जहां आप बोल सकते हो कि डेजर्ट एरिया है या कुछ भी है तो वहां पे लोग कम प्रेफर करेंगे, कम रहना प्रेफर करेंगे, हिली एरिया में भी कम रहना प्रेफर करेंगे. और आप देख सकते हो कि जो प्लेन एरिया है वहां पे ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है, वहां प्लेन एरिया है, कल्टीवेशन इजीली हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है. तो पॉपुलेशन क्या है, एक डायनेमिक फिनोमिना है. डायनेमिक फिनोमिना यानी कि हमेशा सेम नहीं रहेगी, इसके क्या है आप ये चेंज होती रहती है, ठीक है, कभी भी सेम नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहती है. और चेंज होने के इसके 3 कारण है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. जो बर्थ डेथ है वो आपका डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि कितने लोग मर रहे हैं, कितनों की डेथ हो रही है, कितने लोग
लोगों का बर्थ हो रहा है, ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, पॉपुलेशन डिटरमाइन करता है। वहीं अगर हम बात करें माइग्रेशन की, तो क्या है, माइग्रेशन डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। Population growth refers to the change in the number of inhabitants of the country territory during a specific period of time। तो population growth क्या है कि कितने लोग, क्या बोलता है कि चेंज यानी कि जितने लोग रह रहे हैं उसमें क्या चेंज आया है, क्योंकि लोग जो है आपके चेंज हो रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि कितने लोग की डेथ हो रही है, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, या माइग्रेशन से सब क्या डिपेंड, ये सब क्या बताता है कि पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस बिहाइंड द पॉपुलेशन चेंज। अब हमने ये तो देखा प्रोसेस बिहाइंड द पॉपुलेशन चेंज, यानी कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बर्थ रेट। ये जो तीनों हम पढ़ रहे हैं, हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में। तो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या है, पर 1000 पर्सन पर कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, वो आपका बर्थ रेट कहलाएगा। डेथ रेट क्या है कि पर 1000 पर्सन पे कितने लोगों की डेथ हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो आपका क्या कहलाएगा, डेथ रेट कहलाएगा। और माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन आपका इसमें 2 टाइप्स का दिया हुआ है, आपका इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, विद इन अ कंट्री। ठीक है, यानी कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा है वो आपका क्या है, इंटरनल माइग्रेशन है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन की, तो उसमें क्या है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं फॉर एनी रीजन, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, या और फॉर एनी अदर रीजन, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। सो इट विल बी कंसीडर एज अ इंटरनेशनल माइग्रेशन। वहीं अगर हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करें तो क्या है, इंटरनल माइग्रेशन विद इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री में आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारा है एज कंपोजिशन। जैसे कि हमारी जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एज कंपोजिशन क्या है कि जो जितनी भी पॉपुलेशन है उनको डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो आपका एज कंपोजिशन है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे मेनली जो है 15 ईयर से कम के जो हैं वो चिल्ड्रन के कंसीडर किए गए हैं। इसमें इकोनॉमिकली आपका अनप्रोडक्टिव होता है, यानी कि ये काम नहीं करते हैं, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड, और इनको जरूरत होती है कि इनको जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाए, जैसे कि फूड फैसिलिटी है, क्लोथिंग फैसिलिटी है, एजुकेशन है, मेडिकल केयर है, ये इनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। नेक्स्ट हमारा जो है वो वर्किंग एज है। वर्किंग एज जो है 15 से 59 ईयर्स के बीच में है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, यानी कि ये काम करने वाले लोग इसमें आते हैं। बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, यानी कि ये जो है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव है एज दे अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, सो दैट्स व्हाई दे कंसीडर एज द बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें दिया हुआ है, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि काम करने वाले लोगों में है, यानी कि जो जॉब करते हैं। फिर आ जाता है हमारा लास्ट एजेड ग्रुप। एजेड ग्रुप क्या है, जो 59 ईयर से अबव के होते हैं, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, और आप क्या बोल सकते हो कि रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी ये इकोनॉमिकली अनरिप्रोडक्टिव आएगा इसमें, जो इकोनॉमिकली अनरिप्रोडक्टिव है, और क्या है, थो दे मे हैव रिटायर्ड, और ये रिटायर्ड हो चुके हैं। मतलब ये अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इन पे कोई दबाव नहीं है कि इनको काम करना ही करना है। जैसे कि जो हमारा वर्किंग एज है उनमें क्या होता है, एक दबाव है कि हाँ उन्हें काम करना ही करना है, क्यों, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का होता है, तो काफी सारी चीजें हैं। ठीक, लेकिन आपको जो एजेड ग्रुप है वो क्या है, उन पर कोई भी प्रेशर नहीं है कि आपको काम करना ही करना है। लेकिन अगर हम वर्किंग एज की बात करें, अगर इसके जो एज ग्रुप के जो लोग हैं अगर वो काम नहीं करेंगे, सो दे बिकम द लायबिलिटी ऑन द इकोनॉमी, वो लायबिलिटी बन जाएगा, कहाँ उन्हें एसेट होना चाहिए, एंड दे बिकम द लायबिलिटी। सो दैट्स व्हाई जो एजेड ग्रुप है वो वॉलंटरीली काम कर सकते हैं, उन पे कोई दबाव नहीं है। नेक्स्ट आपका है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट एंड द सेक्स रेशियो। लिटरेसी रेट क्या है आपका, यानी कि कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि क्वालिटी बताते हैं। पॉपुलेशन तो बहुत, यानी कि लोग तो सभी हैं, लेकिन लिटरेसी रेट क्या बताते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 2001 सेंसस की बात करें तो उसमें क्या है, कोई भी पर्सन जो कि 7 ईयर्स का है, ठीक है, या उसके ऊपर, यानी कि 7 ईयर्स और अबव, अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, या कोई भी भाषा में समझ सकता है, तो उसको एक पढ़ा लिखा इंसान माना जाएगा। ऐसा 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है। वही अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो क्या है, पर 1000 मेल्स पर कितने फीमेल्स हैं, तो आपका क्या कंसीडर होगा,
सेक्स रेशियो कंसीडर होगा। ये क्यों डिटरमाइन किया जाता है? क्योंकि ये बताता है आपका इक्वालिटी बताता है, यानी कि हमारी कंट्री में कितनी इक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, ठीक है, यानी कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स है। क्योंकि पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो फीमेल्स को आप बोल सकते हो कि जैसे कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी, ठीक है, उसको क्या है, गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता था। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ गई तो पता लग जाता है कि गर्ल चाइल्ड है और बॉय चाइल्ड, सो अब उसको पहले ही मतलब वैसे ही इलीगल है, लेकिन कई कई केस में क्या है कि उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पहले के टाइम की, तो उसमें क्या होता था कि मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या है, गर्ल चाइल्ड अगर उसका जन्म हुआ है तो उसको क्या है, उसको तुरंत ही मार दिया जाता था। तो इसकी वजह से सेक्स रेशियो में काफी आप बोल सकते हो कि मतलब फीमेल्स कम हुआ करती थी और मेल्स ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब ये क्यों कंसिडर किया जाता है? इक्वालिटी के लिए, कि हमारी सोसाइटी में कितनी इक्वालिटी है। नेक्स्ट वी हैव द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। जितनी भी हमारी जनसंख्या है, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पर, वो क्या है, अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उनका अलग अलग ऑक्यूपेशन है। पहला आपका प्राइमरी एक्टिविटी दिया हुआ है। प्राइमरी एक्टिविटी जैसे कि आपका जो लैंड से रिलेटेड है, जो कि डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड है, जैसे कि आपका फिशिंग हो गया, माइनिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगी। फिर आपका है सेकेंडरी एक्टिविटी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो, सो दैट इट विल बी कंज्यूम बाय द पीपल। वो जो है आपका कंज्यूम, जो भी आपने फाइनल गुड बनाया है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर पा रहे हो, जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम कर पा रहे हो, जैसे कि कॉटन से क्लोथ बनाना। नेक्स्ट वी हैव द टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी क्या है? जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। तो इस तरह से क्या अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है, जैसे कि आपका बैंकिंग सर्विसेज हो गया है ना, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है, या स्कूल की सर्विस है, तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। तो वो किस में आ जाएगा? आपका टर्शियरी एक्टिविटी में आ जाएगा। अब क्या है? हेल्थ, यानी कि सेहत। तो हेल्थ क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे पॉपुलेशन कंपोजिशन का, जो कि अफेक्ट करता है हमारे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि कितनी एक इकोनॉमी कितनी डेवलप कर रही है। ये आपका हेल्थ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, द सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। तो इस पॉइंट में आपका क्या दिया हुआ, जो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट क्या है, जैसे कि सभी लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिजीज होगी तो वैक्सीनेशन वो होना चाहिए। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर फैक्टर्स है तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लास्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, द ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमेनिटीज आर अवेलेबल ओनली टू द 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो साफ पीने का पानी है, या फिर जो आप बोल सकते हो साफ सफाई, सैनिटेशन, जो आप सैनिटेशन एमेनिटीज है, वो आपका रूरल एरिया में, रूरल पॉपुलेशन में सिर्फ 1/3 पीपल को ही मिल पा रहा है। देखिए जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक हेल्थी पर्सन होगा तो वो प्रोडक्टिव वर्क करेगा, एफिशिएंट वर्क करेगा, इफेक्टिव मैनर में वर्क करेगा, ठीक है, यानी कि वेस्टेज कम होगी और काम अच्छे तरीके से करेगा। तो इसलिए हेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में। फिर है हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या है? जो टीनेजर्स की एज होती है, ठीक है, 10 to 19 ईयर्स के जितने भी इसमें पर्सन है वो कंसीडर किए जाते हैं। इसको स्ट्रेन और स्टॉर्म की एज भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं एंड मेंटल चेंजेस भी आते हैं, मीन्स आप डेवलप हो रहे होते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है आपका जो टीन एज, एक जो टीन एज है, वो उसको काफी मतलब आप बोल सकते हो कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एज भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दिया वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मींस यंग एज है, सो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। न्यूट्रिशन इस एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप डेवलप कर रहे होते हो। गर्ल्स अगर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है तो फिर गर्ल्स भी इसमें सफर करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। इसमें अवेयरनेस क्या है? लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी टीन एज में है उनको प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो डेवलप हो रहे होते हैं मेंटली एंड फिजिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडोलसेंट पॉपुलेशन।
उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जो कि 2000 में आई थी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही थी, इसकी वजह से वो फैमिली प्लानिंग इसमें कंसीडर किया गया। ये जो आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को प्रमोट किया, जिसमें क्या बोला गया कि आपका रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ये कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हो तो उसमें क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी फैमिली के लिए भी, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी के लिए भी, ठीक है। और बेटर आप इसमें बोल सकते हो कि पेरेंटहुड जो है उसको भी कंसीडर किया गया। अच्छा, एनपीपी के इसमें कुछ एम्स थे, वो क्या है, जैसे कि फ्री और कंपलसरी जो है एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि जिन बच्चों की एज 1 साल से कम की होती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो वो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएगा, जो कि टू बिलो 30% पर 1000 लिव चिल्ड्रन, यानी कि इसको भी जो है कम करना था। नेक्स्ट आपका लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, जो गर्ल्स की जो मैरिज है, जो कि पहले बाल विवाह हो जाया करता था, और उसमें क्या है कि डिले कर देना, यानी कि जो गर्ल्स की जो मैरिज पहले कर दी जाती थी उसको डिले करना। सो ये आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो थे आपके कुछ एम्स थे और इसके बारे में बताया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।